नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज्नी और डिज्नी के मॉडल के बारे में कि कैसे एक छोटे से स्टूडियो से स्टार्ट हुई कंपनी आज कम से कम 4 बिजनेसेस में अपनी पकड़ जमाए बैठी है। डिज्नी की अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो टोटल 4 फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से एक है फिल्म स्टूडियोज़। अब अगर डिज्नी के सिर्फ फिल्म स्टूडियोज़ की बात करें तो डिज्नी कम से कम 9 स्टूडियोज ओन करता है, जिनका नाम है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज, पिक्सर, मार्वल स्टूडियोज, ल्यूकास फिल्म स्टूडियोज, 20th सेंचुरी एनिमेशन स्टूडियोज और सर्च लाइट पिक्चर स्टूडियोज। दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग जो बिजनेस है डिज्नी का वो है ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग मीडिया में, जिसमें उनके बड़े एक नेटवर्क जो ब्रॉडकास्ट करता है उसका नाम है एबीसी नेटवर्क, और काफ़ी सारी चैनल्स भी है डिज्नी की, जैसे डिज्नी चैनल, ईएसपीएन, फ्रीडम, एफएक्स और नेशनल जियोग्राफिक्स। अब डायरेक्ट टू कस्टमर सर्विस में अगर देखा जाए तो उनकी कम से कम 5 ऐप्स है, जिसका नाम है डिज्नी प्लस, स्टार प्लस, ईएसपीएन प्लस, हुलू और हॉटस्टार। और लास्ट बिजनेस जो डिज्नी ओन करता है वो है थीम पार्क्स और मर्चेंडाइज बिजनेस, जिसमें डिज्नी लैंड नाम के 12 पार्क्स है डिज्नी के, और मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स में 190 से ज़्यादा कैटेगरीज में उनकी मर्चेंडाइज आती है। बट इस पूरी बिजनेस की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। दरअसल डिज्नी के को फाउंड करने से पहले भी वॉल्ट डिज्नी ने एक और कंपनी खोली थी अपने दोस्त के साथ। उस कंपनी का नाम था लाफ ओ ग्राम स्टूडियोज़। अब ये स्टूडियोज़ को फाउंड किए थे वॉल्ट डिज्नी और उनके दोस्त यूबी इवर्क्स ने। अब इस स्टूडियोज़ की पहली ही शॉर्ट फिल्म अलाइस वंडरलाइन थी, जो बहुत बड़ी हिट रही थी बाद में, मगर इनिशियली ये सीरीज़ नहीं चली थी, इस वजह से ये स्टूडियोज़ बैंक करप्ट हो गए थे। मगर जब ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा चली तभी एक न्यूयॉर्क फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मार्गेट जे विंकलर ने इसे पूरा खरीद लिया, और बाद में डिज्नी ने ही इसे वापस से रिक्रिएट किया इसकी बाकी की 2 सीरीज़ को। अब 16 अक्टूबर 1923 को ही खोली गई थी डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियोज़। अब उन्हें 4 साल लग गए 2 सीरीज़ एलाइस कॉमेडीज़ की बनाने में। अब इस 4 सालों में कंपनी ने इतना तो ग्रो कर ही लिया था कि अब वो इतने कैपेबल थे कि वो अब नई सीरीज़ और बड़ी सीरीज़ के एनिमेशन के लिए काम कर सकते थे। तभी उनके डिस्ट्रीब्यूटर मिंट्स ने एक ऑफर किया यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की नई फिल्म ऑसवाल्ड द लकी रैबिट का। अब यह कैरेक्टर इतना फेमस हुआ और यह फिल्म इतनी फेमस हुई कि इस पर टोटल 26 फिल्म्स और बनाई गई, जो डिज्नी ने बनाई थी इन कॉन्ट्रैक्ट विथ यूनिवर्सल स्टूडियोज़। मगर काफ़ी फिल्मों के बाद अब वर्ल्ड चाहते थे कि वो अपनी प्राइस बढ़ाए इन फिल्मों को बनाने के चलते और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाए, पर ये उनके डिस्ट्रीब्यूटर मिंट्स को पसंद नहीं आई ये बात, और उनके बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटने के चलते डिज्नी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा, और तो और उनका जो कैरेक्टर था जो इतना फेमस हुआ था ऑसवर्ल्ड, उसे भी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने अपने नाम कॉपीराइट करवा लिया था, जिससे इस कैरेक्टर को भी वो फर्दर यूज़ नहीं कर सकते थे। और इस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने के बाद काफ़ी सारे एनिमेटर्स ने ये डिज्नी कंपनी को लेफ्ट कर दिया। उनके पास बस एक एनिमेटर बचा था जिसका नाम था यूबी इवर्क्स, उनके पुराने दोस्त। अब डिज्नी कंपनी के पास एक ही ऑप्शन बचा था, उन्होंने एक नया कैरेक्टर इन्वेंट किया। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने के बाद वो ऑसवर्ल्ड कैरेक्टर में उन्होंने एक नया कैरेक्टर बनाया मॉर्टिमर माउस, जिसका फिर इवेंचुअली नाम बना मिकी माउस, और ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था अपने टाइम पे। अब इसी कैरेक्टर के चलते और डिज्नी की वापस आती हुई सक्सेस के चलते उन्हें एक और नई सीरीज़ का ऑफर हुआ, सिली सिम्फनीज। अब ये सीरीज़ वही थी जिसके बाद वॉल्ट ने सोचा कि अब वो मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में भी अपना पैर मारेंगे। मगर सिली सिम्फनी सीरीज़ के कारण ही उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा उनके सबसे बेस्ट एनिमेटर के साथ, यूबी इवर्क्स। प्रॉफिट के इशू के चलते उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देना पड़ा उनके साथ। अब इस मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में उनका सबसे सही हथियार था मिकी माउस के प्रोडक्ट्स बनाना, इसीलिए उन्होंने मिकी माउस को एज अ कैरेक्टर लाइसेंस करवा लिया $300 में, और उनकी मर्चेंडाइजिंग कंपनी वॉल्ट डिज्नी एंटरप्राइजेस के नाम करवा दिया मिकी माउस कैरेक्टर को। अब जैसे जैसे फैंस में मिकी माउस एज अ कैरेक्टर का क्रेज़ बढ़ता गया, वैसे ही मिकी माउस कैरेक्टर को और भी ज़्यादा लाइसेंस दिए गए, और टोटल मिकी माउस एज अ सिंगल कैरेक्टर उसके पास 40 लाइसेंसेस थे। जब पहली बार मिकी माउस का प्रोडक्ट मिकी माउस वॉच लॉन्च किया गया, तब पहले ही दिन उसकी 11,000 वॉचेस बिकी, और इवेंचुअली 2 साल में 2.5 मिलियन वॉचेस ऑफ मिकी माउस वर बीइंग सोल्ड। अब जैसे जैसे पब्लिक में मिकी माउस का क्रेज़ बढ़ रहा था, वो एक हीरोइक कैरेक्टर बनता गया। तभी सीरीज़ में एक डैगी कैरेक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तब डोनाल्ड डक एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया इस सीरीज़ में। अब जब ये सिली सिम्फनी सीरीज़ बनाई थी डिज्नी ने, इस सीरीज़ ने टोटली 8 ऑस्कर जीते थे अपने रिलीज़ के बाद, फ्रॉम 1931 टू 1939। अब कंपनी एक बहुत अच्छी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो बनी गई थी, पर वॉल्ट डिज्नी को इससे भी ज़्यादा संतुष्टि हुई नहीं थी। तभी उन्होंने सोचा कि वो अभी तक की सबसे फुल फ्लेजिड एनिमेटेड फिल्म बनाएंगे। अब ये डिसीजन उनके लिए सबसे रिस्की डिसीजन हो सकता था, मगर वॉल्ट ने ये डिसीजन लिया और 1934 में एक फिल्म बनानी शुरू की जिसका नाम था स्नो वाइट एंड 7 डॉर्फ्स। अब उनके भाई रॉय डिज्नी ने उन्हें काफ़ी बार बनाने की कोशिश की कि वो ये फिल्म ना बनाए, क्योंकि सबसे अनसक्सेस फिल्म हो सकती थी और डिज्नी बैंक करप्ट भी हो सकता था इस फिल्म के बाद, क्योंकि जब ये फिल्म बननी शुरू हुई तब इसका एस्टिमेटेड बजट था $1.5 लाख। मगर बढ़ते बढ़ते इस फिल्म का बजट 3 साल में इवेंचुअली $1.5 मिलियन हो गया था, जिससे कंपनी बैंक करप्सी की कगार पे आ गई थी। मगर जब 12 दिसंबर 1937 को ये फिल्म रिलीज हुई तो ये ब्लॉकबस्टर हिट निकली, और इस फिल्म ने इनिशियली ही $8 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था। यही फिल्म थी जिसके रिलीज़ के बाद डिज्नी का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ और डिज्नी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और इसी फिल्म के बाद डिज्नी ने अपना नया स्टूडियो बनाया बर्बैंक कैलिफोर्निया में 1940 तक, और तब तक उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में भी रिलीज़ कर दी थी, जैसे कि पिनोचियो और बाम्बी, जो कि अकेडमी अवार्ड विनर भी रही बाद में।
द स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स के बाद डिज्नी की काफ़ी सारी फिल्में एकेडमी अवार्ड विनर तो रही, मगर उस जैसा रेवेन्यू या फाइनेंशियली उतनी हिट कभी नहीं बन पाई। उसके 8 साल बाद जब डिज्नी ने अपनी नई मूवी सिंड्रेला लॉन्च की, तब वो एक दूसरी फिल्म रही डिज्नी की जिसने उतना फाइनेंशियली हिट और उसका रिकॉर्ड तोड़ा, स्नो वाइट और सेवन ड्वार्फ्स का। अब इतनी सारी हिट और एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म्स देने के बाद वर्ल्ड को किसी और बिजनेस में जाना था, और वो था अम्यूजमेंट पार्क्स का बिजनेस। वॉल्ट ने एक टीम के साथ काफ़ी सारे अम्यूजमेंट पार्क्स अमेरिका और लंदन के देखे, और उनको स्टडी करके उनको भी एक पार्क बनाना था जिसका नाम उन्हें इनिशियली रखा था डिज्नीलैंडिया, तो इवेंचुअली बना डिज्नीलैंड। अब इसी डिज्नीलैंड के बनने के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड करनी थी, उसके लिए वॉल्ट ने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था Disneyland.inc। और इसी डिज्नीलैंड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक कंपनी थी, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसके साथ कोलैबोरेट करके एक शो लॉन्च किया था, मिकी माउस क्लब। अब जब ये शो पहली बार ऑन एयर किया गया 15 दिसंबर 1954, उस दिन से ही इस शो ने 50% ऑफ द ऑडियंस जो उस टाइम स्लॉट में थी उसको गेन कर लिया था, और ये शो अपने टाइम का एक ब्लॉकबस्टर रहा था। जब इस शो के लॉन्च के 1 साल बाद जब फाइनली डिज्नीलैंड का फर्स्ट ब्रांच खुलने वाला था एनएहीएम साउथ लॉस एंजलिस में, तब उस डेट 17 जुलाई 1955 को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 11,000 लोग आएंगे, पर टोटल 28,000 लोग आए थे उसकी ग्रैंड ओपनिंग में। और उस साल इस कंपनी ने अपने पिछले साल से डबल प्रॉफिट कमाया, जो कि था $24.5 मिलियन। और उस पार्क को देखने हर रोज़ 20,000 विजिटर्स जाते थे ओपनिंग के बाद। अब इस पार्क की लॉन्च के बाद भी डिज्नी की काफ़ी सारी एनिमेटेड फिल्म, शॉर्ट फिल्म, सीरीज और काफ़ी कुछ आया, पर यह पार्क अब छोटा पड़ने लगा था पब्लिक के लिए, और काफ़ी कम राइड्स भी थी इस पार्क में। तभी वॉल्ट ने सोचा कि अब वो एक बहुत बड़ा पार्क बनाएंगे जिसका नाम था द डिज्नी वर्ल्ड, और तभी वॉल्ट ने परचेज की फ्लोरिडा की 27,000 एकड़ ज़मीन, जहाँ पे द ग्रैंड डिज्नी वर्ल्ड बनने वाला था। अब इस पार्क की खासियत ये थी कि इस पार्क में काफ़ी सारी राइड्स तो थी ही जो नॉर्मल पार्क्स में होती है, पर इसमें काफ़ी सारी फिल्म बेस्ड राइड्स थी जो कि डिज्नी की पुरानी फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। जैसे कि एक राइड थी डम्बो द फ्लाइंग एलिफेंट पे बेस्ड, और तो और काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए गए थे पार्क में, जैसे कि ऑडियो एनिमेट्रॉनिक्स डाला गया था इसके अंदर। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इसका टोटल कॉस्ट था $20 मिलियन। मगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था डिज्नी के साथ, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी जो पहले से ही एक बहुत बड़े स्मोकर थे, उनको लंग कैंसर डायग्नोस हुआ 15 दिसंबर 1966 को, जिसके बाद उनकी ट्रीटमेंट हुई और उनका कैंसर क्योर भी हो चुका था। मगर उसकी ट्रीटमेंट के 2 हफ्ते बाद ही वॉल्ट डिज्नी मर गए। 65 साल की उम्र के वॉल्ट डिज्नी जब मर गए, अब इसके बाद नए सीईओ और या कह सकते हैं चेयरमैन डिज्नी के बने रॉय डिज्नी, उनके छोटे भाई, जिन्होंने स्क्रैच से ये कंपनी शुरू की थी। और इस डिज्नीलैंड की फ्रेंचाइजी के टोटल 12 पार्क्स बने, और डिज्नी अपने टाइम की और आज की भी सबसे हिट कंपनी है, चाहे वो किसी भी मार्केट में ले लो। मगर डिज्नी को काफ़ी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा इतनी बड़ी जर्नी में, जैसे कि डिज्नी पे काफ़ी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो काफ़ी रेसिस्ट और सेक्सिस्ट कंटेंट दिखाया करते थे अपनी पुरानी फिल्मों में। और तो और उनका एक बहुत कंट्रोवर्शियल सॉन्ग था जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ द साउथ। और तो और उनकी काफ़ी फिल्में जैसे कि फ्रोजन पे कॉपीराइट इंफिग्रेंट का भी इश्यू लगाया गया है, एलिगेशन लगाया गया है। और उनकी डॉटर कंपनी पिक्सर की एक फिल्म थी लाइट ईयर, जिसको 13 साल तक मुस्लिम कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया था। और डिज्नी को अपनी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना तब करना पड़ा था जब उन्होंने $95,000 भरे थे एक लीगल एक्शन को अवॉइड करने के लिए, जब उन्होंने 16 एनिमल की क्रुएल्टी के चार्जेस लगे थे उन पे, जिनमें उन्होंने कुछ वल्चर्स को मारा था शूटिंग लोकेशन पे, कुछ बर्ड्स को मारा था, और कुछ बर्ड्स को तो मरने के लिए छोड़ दिया था भूखा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी केस स्टडी अगर आपको और देखनी हो तो नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।